बुरा मान गए ना। मेरे बहुत निकट आकर तुमने कहा, मेरे माथे पर हाथ लगाया तो तुम चीख सी पड़ी थी। बाप रे, कितना तप रहा है, फीवर तो नहीं? मैं हंस पड़ा था। डॉक्टर नहीं हो ना, 2-4 रोग निकाल ही लोगी आसानी से। तुमने जैसे सुना नहीं। सचमुच अब भूख लगाई होगी, खाना लगाऊं? मेरी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही तुम उठ पड़ी थी। जल्दी जल्दी तुम मेज पर खाना लगा रही थी। कितना ढेर सारा खाना मेज पर नुमाइश की तरह सजा दिया था। पता नहीं क्या क्या बनाया था। जिसे भविष्य में आगे न खिलाना हो उसे एक ही बार में सब खिला देते हैं। खाते खाते तुम मुस्कुरा पड़ी थी, किंतु कुछ क्षण बाद पता नहीं क्यों स्वयं ही गंभीर हो गई थी। कितनी साख थी, बस एक बार आपको खुद बनाकर खिलाऊं। भगवान ने आज वह पूरी कर दी। तब आंटी से घबराती थी, ठिठुरती सर्दी में भी चाय के लिए नहीं पूछ पाती थी। इसी भय के कारण आपसे कभी भी भली भात बातें नहीं कर पाती थी। आज वह भय नहीं रहा, किंतु लगता है अब कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं हमारे पास। मैं भी तब तनिक गंभीर हो आया था। घर में कौन कौन है? तुमने हाथ का कौर अपने होठों के करीब ले जाते हुए पूछा था। बस बसंत है, मेरा छोटा भाई, माता पिता सब चले गए। शादी? सहसा मैं हंस पड़ा। क्यों, अब तक क्यों नहीं की? तुमने कुछ ऊंचे सुर में कहा। मैं तनिक मुंह बनाकर तुम्हारी ओर देख रहा था। कोई मिली नहीं, अब ढूंढ दो ना। तुम मुस्कुरा उठी थी। कैसी लड़की चाहिए? तुम्हारे जैसी। मेरे जैसी? तुमने पानी पीते पीते गिलास टक से नीचे रख दिया था। मेरे जैसी तो आपको कतई पसंद नहीं थी, याद है एक बार? मैं जोर से हंस पड़ा था। हाँ हाँ, याद है। पानी से भरे हुए गिलास को झटके से नीचे रखने के कारण मेज पर कुछ बूंदें बिखर गई थी। तुम सहसा गंभीर होकर अपनी उंगली की नोक से एक बूंद को दूसरी तीसरी से जोड़ती चली जा रही थी। देर बाद तुमने पलके ऊपर उठाई। अरे, आपने हाथ क्यों खींच लिया? खाना पसंद नहीं आई ना? नहीं नहीं, जल्दी में कुछ बना नहीं पाई। इतना सारा तो बनाया है, पर आपने खाया तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा ध्यान कहीं और था ना, आधे से अधिक तो मैं ही खा गया। इतना स्वादिष्ट भोजन आज मुद्दत बाद किया। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे, स्वादिष्ट होता तो खाते नहीं। रुमाल से गीले होठों को पूछते हुए मैंने कुछ रुक कर कहा, देखो मेहा, जो वस्तु बहुत पसंद हो उसे हमेशा कुछ कम खाना चाहिए ताकि उसके प्रति रुचि बनी रहे। तो दर्शन शास्त्र से पीछा नहीं छूटा? तुमने व्यंग भाव से कहा था। अब क्या छूटेगा इस बुढ़ापे में? तुम हंस पड़ी थी जोर से। कभी नैनीताल याद आता है? मैंने सिर हिला दिया था। नहीं, मैं कभी कभी सपने में अपने को अभी वहीं भटकती देखती हूँ, न जाने क्या खोजती हूँ। कभी दूर से आता आपका प्रतिबिंब सा दिखलाई देता है और सपना टूट जाता है। जो स्मृतियाँ दुख दें उन्हें भुला देना ही हितकर है। नैनीताल की याद लिए बहुत सारी वस्तुएं मैंने झटक कर दूर फेंक दी हैं। बरसों तक कितना जूझता रहा अपने आप से। यह सब नहीं करता तो कब का पागल हो गया होता। दीवार पर टंगे चित्र से दृष्टि हटाकर तुम मेरी ओर देख रही थी। चुनौती का सा भाव तुम्हारे चेहरे पर उभर आया था। सच सच बताओ, वस्तुएं फेंकने मात्र से क्या स्मृतियां मिट जाती हैं? नैनीताल की कभी आपको कोई याद नहीं आती? तुम्हारा स्वर ऊंचा हो आया था। अपने से भागकर आदमी कहाँ जाएगा? इससे अच्छा है जो है उसे सहर्ष स्वीकार कर ले और उसी में किसी तरह जीता रहे। भोजन से मेरे हाथ खींचते ही तुमने भी प्लेट एक ओर सरका दी थी। यह मीठा तो आपने लिया नहीं। एक टुकड़ा तुम मेरे होठों के करीब ले आई थी। मेरी उड़ती निगाहें फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। जल्दी जल्दी प्लेटें समेटकर तुम एक प्याला चाय ले आई थी। मदर कैसी हैं? मैं गर्म प्याले से उठती भाप की ओर देख रहा था। वह तो तभी चल बसी थी, आपको पता नहीं ना? भाई? भाई का जिक्र आते ही तुम्हारी गंभीरता बढ़ आई थी। पी पी कर पागल से हो गए थे। लास्ट ईयर रांची में उनकी डेथ हो गई। तो अब अकेली हूँ। हाँ। भारी नहीं लगता यह अकेलापन?
मुंह से कुछ न बोलकर तुम केवल देखती रही थी। तुम्हारी आंखें कितनी स्थिर हो आई थी, पत्थर की तरह ठोस। इसका में मन लग जाता है नेहा। हाँ, जब तक व्यस्त रहती हूँ। इस भीड़ भाड़ से जब कभी कभी मन थक जाता है, शोरगुल अच्छा नहीं लगता। जी करता है कहीं गांव में चली जाऊं। उस क्षण का मौन भंग करते हुए तुमने आगे कहा था, दीन दुखियों की सेवा में अपने को खपा दूं, इसी में मुझे अपनी मुक्ति दिखती है। अपने को भुलाने का यही एकमात्र साधन है, एकमात्र सहारा। किसके भीतर कितना क्या दुख है, इसे कौन समझ सकता है। रीता प्याला सोफे की बगल में रखी छोटी सी तिपाही पर मैंने रख दी थी। तभी घड़ी पर फिर निगाह गई। चलूं अब? प्रत्युत्तर में तुम कुछ न कह पाई थी। जिंदगी में तुमसे कभी भेंट होगी सोचा नहीं था। मैं जाने लगा तो तुम्हें एकाएक कितनी उदास हो उठी थी। कभी कभी आ जाया कीजिए। पुराने घाव की पीड़ा भी कभी कितनी अच्छी लगती है, कितना सुकून देती है। अपनों का दिया दर्द भी कहाँ मिलता है। आप कहते थे ना, एक छोटी सी लौ के सहारे आदमी सारी जिंदगी गुजार देता है। आज मुझे लगता है आपकी यह बात कितनी सच थी। इतने बड़े घर में अकेले रहती हो, शादी क्यों नहीं कर लेती? इस कोरी भावुकता में क्या रखा है? देर तक तुम चुप रही थी। किसी भौर में डूबती उतराती कितना असह्य सन्नाटा सा छा गया था उस क्षण। फिर अंधेरी खिड़की के उस पार कुछ खोजती निगाहों से देखती हुई बोली थी, कहीं भी मन टिकता नहीं अब। क्यों क्यों? तुमने एक गहरा निश्वास छोड़ा था। जो मुझसे शादी करना चाहता था उससे मैं कर ना पाई। जिससे मैं शादी करना चाहती थी वह, मान लो जिससे तुम शादी करना चाहती थी वह अभी तुमसे शादी करना चाहे। नहीं नहीं, तुमने जैसे एकाएक तड़प कर कहा था, मैं स्वयं अब उससे शादी नहीं कर सकती, मैं उसके योग्य नहीं रही। मान लो वह अभी हर दृष्टि से योग्य समझ ले तो? नहीं, यह मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जिसे मैंने सब कुछ समझा उससे छल करूं? आप नहीं समझ सकते यह सब। आपको कैसे समझाऊं? जीवन में नारी केवल एक बार ही वरण करती है, केवल उसी को समर्पित होती है। यूं शरीर का क्या है? तुम्हारा चेहरा कितना भावुक हो आया था। यही तो मैं कह रहा हूँ। नारी को हिरण्य कहते हैं। हिरण्य यानी सोना। सोना भी कभी अपवित्र होता है में? हाँ नहीं नहीं। तुमने मेरे होठों पर अपनी हथेली रख दी थी। इस प्रश्न पर आप कभी भी बात नहीं करेंगे। मैंने आपको कभी भी साधारण नहीं, असाधारण ही माना है। मेरी वह प्रतिमा बनी रहने दो, खंडित न करो। वह खंडित होगी तो मैं भी टूट टूट कर बिखर जाऊंगी। तुम्हारा स्वर लड़खड़ा रहा था। तुम समझते क्यों नहीं? अब समझने के लिए कुछ रहा ही नहीं तो वह सब अगले जन्म के लिए छोड़ दो। तुम मेरी ओर खोई खोई सी देख रही थी। विवाह का विचार ही त्याग दिया। कुछ कट गई, कुछ और कट जाएगी। अधिक जीकर भी क्या करना है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।